जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नुतेश साहू आप सभी का अपने चैनल स्टडी ट्यून में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा की तैयारी आप सब कर रहे हैं और इसी तारतम्य में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो लेकर के हाजिर हो चुका हूं। प्यारे साथियों, इंग्लिश के जो क्लासेस है वो यूट्यूब पर बहुत कम अवेलेबल है और जो इंग्लिश के पेडागॉजिस हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सबके लिए रहते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि आपके सीटेट या फिर विभिन्न जो टीटी के एग्जाम है वहां पर पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर के हाजिर हो चुका हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले साथियों एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि सीजीटेट निकालना बहुत ज़्यादा यदि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सामने 10,000 शिक्षक भर्ती है ना, और ये लास्ट चांस समझते हैं सीजीटेट निकालने के लिए। तो निश्चित ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करते हैं तो निश्चित ही जो व्यापम जो टेट का पेपर है कैसे छांटती है, किस प्रकार के क्वेश्चंस रखती है, ये आपको पता चलता है उनका नजरिया। साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। साथ ही साथ जब आप 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं तो डीपली एनालिसिस करते हुए पढ़ाई करते हैं, डीपली तैयारी आपकी हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होता है आपके सीजीटेट पास करने के लिए। ठीक है साथियों, तो मात्र 80 रुपये में आप सबको पेपर 1 सीजीटेट के जो पिछले 5 साल के 2020 को छोड़कर 2011 से 2019 तक के जो पेपर्स है वो उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ आपको 3 वर्ष के मॉडल आंसर भी हम उपलब्ध करा रहे हैं 2016, 2017, 2019। तो प्यारे साथियों मात्र 80 रुपये है, क्योंकि 10 रुपये के हिसाब से 5 साल के पेपर और 3 मॉडल आंसर, तो 8 हो गया ना, तो 8 का 10 रुपये के हिसाब से 80 रुपये मात्र ले रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत से भी कम रखा हुआ है। आपके करियर के लिए 80 रुपये बहुत कम चीज़ है, चाहे तो आप खरीद सकते हैं साथियों। फोन पे और व्हाट्सअप नंबर है हमारा 6261237977। व्हाट्सअप पहले कीजिएगा कि सर हमें पेपर चाहिए और पेमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद हम PDF आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, ट्रस्ट रखे, बिल्कुल सही PDF आपको मिलेगा। ठीक है साथियों, चलिए थोड़ा चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर साथियों। भैया पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। स्क्राइबिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन लर्निंग टू राइट बिकॉज चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू ब्लैंक। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो स्क्राइबलिंग है, स्क्राइबलिंग मतलब साथियों काट छांट, बच्चे क्या क्या लिखते रहते हैं ना, कभी गोला बनाते रहते हैं, काट छांट, जिसको हिंदी में किरण काटो, आप बाल विकास में पढ़े हैं किरण काटो, है ना, तो वही आप मान के चलिए स्क्राइबलिंग। ठीक है, तो बच्चे गोदा गादी ये सब क्या क्या पता नहीं लिखते रहते हैं, वही चीज़ है स्क्राइबलिंग। तो ये इंपॉर्टेंट होता है जो लिखना सीखने के स्टेप में। मतलब जब बच्चा जो है लिखना सीखते हैं ना, शुरू में भाई लिखना हमको लिखना आ गया, लेकिन बच्चे तो पहले सीखेंगे ना। अगर उनको नहीं आता, शुरू में स्कूल गए हैं या फिर घर ही में लिखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले लिखना ही सीखेगा बच्चा। और सबसे पहले वो क्या बनाता है, आड़ी तिरछी रेखा, गोदा गादी, इधर उधर गोल गोल क्या क्या पता नहीं बनाते रहता है ना। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिखना सीखने के स्टेप में, ये बोला जा रहा है। क्योंकि बच्चे जो है वो प्रयास करते हैं, किस चीज़ का प्रयास करते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो है ऑप्शंस आपके समक्ष है, कौन सा सही होगा आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता दें, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, मेक मीनिंग फ्रॉम द मार्क्स ऑफ देम। तो जब बच्चे काट छांट गोदा गादी करते रहते हैं, है ना, तो वो एक मीनिंगफुल मतलब एक अर्थ खोजते रहते हैं। देखिए लिख दिए, गोदा गादी कर दिए, आड़ी तिरछी रेखाएं खींच दिए, तो उसमें एक अर्थ ढूंढने का प्रयास करते हैं जो बच्चे हैं। ठीक है, उन मार्क्स से, मतलब जो आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, गोदा गादी करते हैं ना, उनमें जो है वो मीनिंग खोजने का, मीनिंग बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अर्थ बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस कारण से ये पहला स्टेप माना जाता है लिखना सीखने का। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है भैया, करेक्ट कथन है, सही कथन है, वही आपको चूज करना है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, नहीं तो गलत चूज कर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस है, हैंड राइटिंग इज सेम इज राइटिंग। तो जो हैंड राइटिंग है, जो हस्तलेखन है, वो लिखना, राइटिंग, ये दोनों सेम है क्या, ये कहा जा रहा है। तो भैया बिल्कुल सेम नहीं है भैया। राइटिंग जो है वो एक स्किल है, कौशल है ना, और हैंड राइटिंग इज द आर्ट, ये आर्ट है, कला है। ठीक है साथियों, तो हैंड राइटिंग अलग चीज है और राइटिंग अलग चीज है साथियों। ठीक है, राइटिंग क्या होता है, जब आप लिखते हैं कुछ अर्थपूर्ण लिखते हैं ना, तो वही राइटिंग कहलाता है। और हैंड राइटिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसका अर्थ नहीं है, बेअर्थ, उसको भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो हैंड राइटिंग अलग चीज है, ये कला है, और राइटिंग अलग चीज है, ये कौशल है साथियों। दूसरा जो कथन है, देखिए पहला गलत हो गया ना, दूसरा जो है आपका राइटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। तो भैया जो राइटिंग है उसके द्वारा हम आइडियाज को, मतलब जो अपने अंदर के आइडियाज को, जो भावनाएं हैं या फिर जो हम सोचते हैं, है
है ना, उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये कहा जा रहा है, ये कथन क्या कह रहा है कि हम राइटिंग के द्वारा, लिखने के द्वारा मन के जो विचार है वो एक्सप्रेस अर्थात संप्रेषित कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, और सही को ही ढूंढना था साथियों, क्योंकि हम लिख करके जो अपने विचार हैं वो संप्रेषित कर सकते हैं, और यही तो बोला जा रहा है। तो यही आपका सही है। तो ये सही है तो आपको आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो सही है वही ढूंढना था, और दूसरा जो है मिल चुका है। खैर फिर भी हम देख लेते हैं। हैंड राइटिंग इज अबाउट पुटिंग वर्ड्स डाउन ऑन पेपर। तो जो शब्द है उसको सिर्फ पुट कर दें पेपर पे, कैसे भी हो, जैसे एकदम खतरनाक तरीके से, एकदम कीड़ा मकोड़ा वाले अक्षर में अगर पुट कर दे वो, है ना, तो हैंड राइटिंग कहलाई क्या? नहीं, वो हैंड राइटिंग आपका नहीं कहलाएगा। हैंड राइटिंग मतलब ये सकारात्मक चीज है। कई बच्चे समझते हैं हैंड राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग कैसा भी हो, है ना, कीड़े मकोड़े जैसे लिखो या सुंदर लिखो, उसमें क्या फर्क पड़ता है ना, कीड़े मकोड़े टाइप का लिखना है, ये भी तो हैंड राइटिंग है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन नहीं भैया, हैंड राइटिंग एक सकारात्मक चीज है, और जो अच्छा सुंदर लेखन है वही हैंड राइटिंग कहलाएगा आपका। ठीक है। चौथा में दिया गया राइटिंग इज अ प्रोडक्ट। तो जो लिखना है वो उत्पाद है, ये बोला जा रहा है, लिखना एक उत्पाद है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये भी आपका गलत है ना, क्यों? क्योंकि जो लिखना है वो उत्पाद नहीं है भैया, वो स्किल है, कौशल है। ठीक है। तो आपका चौथा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा सही है रे भैया, है ना। कौन सा सही है? आपका दूसरा नंबर का सही है। राइटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। हम अपने विचारों को लिखने के माध्यम से क्या कर सकते हैं? संप्रेषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिल्डिंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन विल लीड टू डेवलप ब्लैंक स्किल। तो भैया देखिए, ऐसा कौन सा स्किल है? 4 स्किल दिए गए हैं ऑप्शंस में, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, हैंड राइटिंग है या रीडिंग, जिसमें कि हम कोऑर्डिनेशन बिल्ड करते हैं, है ना, ध्यान केंद्रित करते हैं, मतलब एक दूसरे का, जैसे कि हैंड और आई का। तो हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन कब करते हैं? जब हम लिखते हैं। हैंड राइटिंग, देखिए लिसनिंग नहीं होगा, स्पीकिंग नहीं होगा, रीडिंग नहीं होगा। तारे साथियों, हैंड राइटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हैंड राइटिंग के लिए किसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? हैंड, हाथ और आंख का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द फाउंडेशनल स्टेज लर्नर्स शुड बी टॉट इन स्कूल इन देयर होम लैंग्वेज एस। ऑप्शन इस प्रकार से साथियों आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। प्रश्न में यह कहा जा रहा है, सिंपल सा मैं बताता हूं आपको, जो हमारे घर के लैंग्वेज है, होम लैंग्वेज है, उसको स्कूल में यूज किया जाता है। ठीक है। या फिर मतलब जो फाउंडेशनल स्टेज के जो लर्नर्स है, जो बेसिक लर्नर्स है, तो वो स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और उनके स्कूल में पढ़ा कौन से लैंग्वेज में रहे हैं? होम लैंग्वेज। अर्थात बच्चे ने जो लैंग्वेज, जो भाषा घर से सीखा हुआ है, उसी लैंग्वेज से स्कूल में पढ़ा रहा है। तो मान लीजिए आप वो बच्चे हैं, तो भैया आप क्या करेंगे? मतलब आपके साथ क्या होगा? आपके साथ यही होगा, आप बाकी जो बच्चे हैं आपके साथ जो पढ़ रहे हैं उससे आप आगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके होम लैंग्वेज से पढ़ाई किया जा रहा है, मतलब पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, है ना। तो यही बात है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा राइट आंसर। क्यों? यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, इट लीड्स टू देयर पार्टिसिपेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो आप बच्चे हैं, यदि आपके ही होम लैंग्वेज से पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, तो आप लीड कर जाएंगे बाकी बच्चों से, मतलब जो आपके कॉम्पिटिशनर है, आपके पार्टिसिपेंट्स है, मतलब कॉम्पिटिशनर। ठीक है। तो उनसे आप लीड कर जाएंगे, आगे हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग द लर्नर्स होम लैंग्वेजेस एट द स्टार्ट ऑफ स्कूलिंग। जब स्कूल शुरू होता है, बच्चे नए नए स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं, मतलब स्कूल जाते हैं नए नए, तो वहां पर जो लर्नर्स है उनको होम लैंग्वेज के द्वारा अध्यापन किया जाता है, सिखाया जाता है ना। तो इससे होता क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा। इससे होता क्या है? इससे होता ये है, प्रमोट्स अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल। मतलब जो बच्चे हैं उनको बहुत स्मूथली तरीके से, बहुत ही आसानी से ट्रांसफर किया जाता है उसके मन को, मतलब किया जा सकता है ना। तो बच्चों का जो मन है उसे आराम से ट्रांसफर किया जाता है उसके घर से स्कूल में। देखिए, जब शुरू लड़का मन स्कूल जाते ना, बड़ गनवाते स्कूल जाएगा, है ना। लेकिन यदि स्कूल में उसके घर जैसा माहौल हो, तो यदि स्कूल का वातावरण उसके घर जैसा मिल जाए उस बच्चे को, तो आसानी से वो अपने आप को प्रतिस्थापित कर सकता है घर से स्कूल में।
है ना। मतलब यदि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों के होम लैंग्वेजेस को यूज किया जा रहा है सिखाने के दौरान, टीचिंग के दौरान, तो निश्चित ही जो नए नए स्कूल में एडमिशन लिए हैं बच्चे, जो अभी अभी स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगा अपने आप को घर से स्कूल में प्रतिस्थापित करने के लिए। ठीक है, मतलब बच्चों को आसानी से उसके घर से स्कूल में प्रतिस्थापित किया जा सकता है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट क्या होता है सबसे पहले बता देता हूं। देखिए, असेसमेंट में दो प्रकार के जो असेसमेंट है वो प्रसिद्ध है। एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि क्लास दर क्लास चलता है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, क्लास दर क्लास चलता है, मतलब हर क्लास में जो अध्यापक है वो बच्चों का आकलन करता है, हर क्लास में करता है ना। लेकिन जो समेटिव है, समेटिव अर्थात योगात्मक आकलन, है ना। तो समेटिव जो असेसमेंट है उसमें क्या होता है, ये एक निश्चित पीरियड में इसका आकलन होता है, बच्चों का आकलन होता है। मतलब जैसे कि मासिक मूल्यांकन हो गया, त्रैमासिक हो गया, अर्धवार्षिक हो गया, वार्षिक हो गया। तो इस प्रकार के असेसमेंट, है ना, जो एक निश्चित अवधि में होता है वो समेटिव असेसमेंट कहलाता है, योगात्मक आकलन कहलाता है साथियों, है ना। तो समेटिव असेसमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है आपको बताना था, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टू मेजर और ऑडिट अटेनमेंट एंड एस्टैब्लिश क्वालिटी, है ना। देखिए, जब समेटिव असेसमेंट किया जाता है तो बच्चों का आकलन होता है त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में, वार्षिक में, और उसको ग्रेडिंग किया जाता है, उसको अंक सूची दिया जाता है। मतलब प्रत्येक विषय में कितने मार्क्स या फिर ग्रेड दिया जाता है, मतलब ग्रेडिंग किया जाता है उनको, है ना। इससे क्या है, उस बच्चे को पता चलता है कि साल भर में उसने क्या सीखा, है ना। तो इसका उद्देश्य यही है कि टू मेजर ऑफ ऑडिट अटेनमेंट मतलब होता है उपलब्धि। तो बच्चे ने क्या उपलब्धि हासिल किया है तो इसका मापन किया जाता है, इसको मापा जाता है कि उसने साल भर में क्या उपलब्धियां हासिल की। तो ये माप है ना। साथ ही साथ जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको इस्टेब्लिश किया जाता है ना, प्रखर किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो ये दो उद्देश्य हैं आपके समेटिव एग्जाम के साथियों। तो प्यारे साथियों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और प्रश्न रखूंगा तो धीरे धीरे इस प्रकार से लाता रहूंगा, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट जॉब है, समय ज्यादा नहीं मिल पाता, स्कूल के बाद स्कूल में पढ़ाना होता है और बच्चों को क्या पढ़ाएंगे कल के डेट में, तो ये भी सोचना होता है, उनके लिए एक्टिविटीज निर्माण करना होता है। तो इसमें बहुत सारा समय चला जाता है मेरा, साथ ही साथ थक भी जाता हूँ और मन को आराम देना जरूरी होता है साथियों। इस कारण से बहुत कम क्लासेस मैं ले पा रहा हूँ, इसके लिए मैं हृदय से क्षमा चाहूंगा साथियों। मैं इंग्लिश के लिए और कुछ सब्जेक्ट जो है बाल विकास जैसे कि इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए लेकर धीरे धीरे आता रहूंगा साथियों। आप बहुत सारे चैनल से यूट्यूब पर आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं और बिल्कुल कीजिएगा, मेरा तो यही सुझाव है आपको। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।